हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमिला यादव। आज हम सीडीपी के एमसीक्यूज तो डिस्कस करेंगे ही, उससे पहले एक प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। आप जब भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आपके एमसीक्यूज ठीक हो जाते हैं। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ के आंसर ढूंढ लेते हैं। अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वहां पर भी आप अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं। लेकिन जब आप रियल एग्जाम में जाकर बैठते हो तो वहां पर आपका स्कोर उतना नहीं हो पाता जितना आपका यहाँ पर हो जाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? क्या कोई तैयारी में प्रॉब्लम है? तैयारी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर है, वो आपसे गलतियां करवाता है। ऑन एन एवरेज हर एक बच्चा 3 से 4 क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन गलत करके आता है, सिली मिस्टेक की वजह से। क्योंकि एक तो हमें लगता है कि बहुत जल्दी-जल्दी टाइम जा रहा है, मेरे तो अभी इतने क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो मुझे जल्दी-जल्दी करना है और उस जल्दी के चक्कर में हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं हैं। या क्वेश्चन पढ़ लिया तो हमने पहला ऑप्शन पढ़ा और पहले ऑप्शन में हमें लगा ये ठीक है, उसी को ठीक कर दिया। सीडीपी की एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सीडीपी में कुछ भी चीज 100% सही और 100% गलत नहीं होती। आपको सबसे सही ऑप्शन ढूंढना होता है। अगर आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा, जैसे ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें तो आप डायरेक्ट आंसर ढूंढ लेंगे। लेकिन जब आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, जब आपसे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पूछता है, जब आपसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन पूछता है, तो वहां पर जाकर आप फंसते हैं। उस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व करेंगे, ये मैं आज आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले एक इजी सा क्वेश्चन कर लीजिए ताकि आपको लगे कि हाँ, मेरी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है। Which development principle is denominated when a child develop the ability to sit before they can stand? कौन सा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का कि एक बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है? दो डायरेक्शन होते हैं, कौन कौन सी? प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड स्फेलोकोडल, ये दो डायरेक्शन होती हैं, सबको पता होना चाहिए। इन दोनों डायरेक्शन से एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है जब आपसे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछता है। मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ, इसका मतलब क्या है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो हर एरिया में एक साथ हो रहा होता है। हर एरिया का मतलब क्या है कि उसी टाइम पर तो बच्चे का फिजिकल यानी शारीरिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसी टाइम उसका कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, उसी टाइम सोशल यानी सामाजिक, उसी टाइम उसका मोरल और उसी टाइम उसके लैंग्वेज यानी भाषा और नैतिक, और उसी टाइम उसका इमोशनल डेवलपमेंट है वो हो रहा होता है। जो 6 एरियाज हम पढ़ते हैं, सारे एरियाज में बच्चे का डेवलपमेंट एक साथ होता है, मल्टी डायमेंशन में होता है। इसीलिए आप ये नहीं कहेंगे कि पहले बच्चे का शारीरिक विकास होगा फिर मानसिक विकास होगा, ऐसा नहीं होता है। सारे एक साथ चल रहे होते हैं, सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इंडिविजुअल वेरिएशन, देखो बच्चों में इंडिविजुअल वेरिएशन बिल्कुल पाई जाती है। हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है। आप अपने आसपास भी बच्चों को देखोगे, कोई भी बच्चा ना तो दिखावे में यानी अपीयरेंस में सेम है, ना उनका लर्निंग का स्टाइल सेम है, ना उनका लर्निंग का पेस सेम है। उनमें डिफरेंस मिलते हैं, और ये डिफरेंस किसकी वजह से मिलते हैं? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण मिलते हैं। हर एक बच्चे की हेरिडिटी अलग है, हर एक बच्चे का इन्वायरमेंट अलग होता है। प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल क्या होता है? जब बच्चे का डेवलपमेंट अंदर से बाहर की तरफ होता है, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ होता है। पहले बच्चे के इंटरनल ऑर्गन से डेवलप होते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी बच्चे के हार्ट का डेवलपमेंट हो गया, किडनी का डेवलपमेंट हो गया, बच्चे के लंग्स का डेवलपमेंट हो गया। और फिर वो जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अपनी आर्म को कंट्रोल करना सीखता है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट फिंगर पर जाता है। तो डेवलपमेंट है वो अंदर से बाहर की तरफ होता है, तो वो होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? पहले वो बैठ रहा है, पहले बच्चा अपने हेड को कंट्रोल करता है, फिर ट्रंक को कंट्रोल करता है यानी अपनी बैकबोन को कंट्रोल करता है, और फिर उसका डेवलपमेंट है वो लेग्स की मसल्स पर जाता है। तो ये सिर से पैर की तरफ होता है। पहले बच्चा हेड को कंट्रोल करेगा, फिर बैठना सीखा, बैठना पहले सीखा, चलना बाद में सीखा। ये कौन से डायरेक्शन है? स्फेलोकोडल डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बच्चा जिसे सामाजिक संचार यानी सोशल कम्युनिकेशन में कठिनाई होती है, जो आंखों में देखकर बात करने से बचता है तथा दैनिक दिनचर्या में बदलाव होने पर अत्यधिक परेशान हो जाता है, वह निम्नलिखित में से किस अवस्था की विशेषताएं होती हैं? बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, हर बच्चा दूसरे से डिफरेंट होता है।
एक ऐसे बच्चे की बात हो रही है, वो ज्यादा सोशल कम्युनिकेशन नहीं करता, यानी ज्यादा लोगों से वो बातचीत करना पसंद नहीं करता, और वो जब बात करेगा भी तो वो आई कांटेक्ट नहीं करता, यानी आपकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता, वो इधर उधर देखेगा जब वो बात कर रहा है। और अगर उसकी जो डेली रूटीन है उसमें थोड़ा भी चेंज आ जाए, अगर उसके घर में कोई गेस्ट आ गया और उसे कहा जाए कि तुम एडजस्ट कर लो, तुम अपना रूम दूसरे को दे दो, या फिर अभी खाना नहीं बना है, खाना थोड़ा लेट बनेगा, ये उसकी डेली रूटीन में भी अगर चेंज आ जाए तो वो बहुत परेशान हो जाता है। ये कौन से बच्चे की विशेषता होती है? ये एडीएचडी वाले बच्चे की होती है। एडीएचडी की फुल फॉर्म भी याद रखना पूछी जाती है, क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले बच्चे होते हैं, यानी एएसडी वाले बच्चे होते हैं, सेरेबल पाल्सी वाले बच्चे होते हैं, या डिसलेक्सिया। देखिए, डिसलेक्सिया है ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये क्या है? एक लर्निंग से संबंधित ये विकार होता है जिसमें बच्चे में पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, यानी इनको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, ये ए को बी पढ़ेंगे, डब्ल्यू को एम पढ़ेंगे। ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले बच्चे होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये बहुत ज्यादा सोशल नहीं होते, ये बहुत ज्यादा रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं, ये अपनी एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं, और ये सिर्फ अपने जो क्लोज पेरेंट्स होते हैं, अपने पेरेंट्स या उसके जो बिल्कुल रियल सगे बहन भाई हैं, जो 24 घंटे उसके पास रहते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ ही ये कंफर्टेबल होते हैं। अगर बाहर का कोई इंसान आ जाए तो ये बहुत इरिटेट हो जाते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये किसी से बात करना पसंद नहीं करते, इनका बिहेवियर रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, ये चीज भी याद रखना। तो ये कौन से बच्चे के हैं? ये ऑटिज्म वाले। एडीएचडी वाले बच्चे कौन से होते हैं? जो टिक कर नहीं बैठते, जो हमेशा उछलते रहते हैं, अब उधर जा रहे हैं, अब उधर जा रहे हैं, अब वो तोड़ा, अब वो फोड़ा, मतलब ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। क्लासरूम में भी ये एक जगह नहीं टिक के बैठते, अभी ये इस बेंच पर बैठे हैं, फिर ये 5वीं बेंच पर जाके बैठ गए, फिर ये टीचर के पास जाकर खड़े हो गए। अगर इनकी एनर्जी को आपने सही चैनलाइज नहीं किया तो ये डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। इन बच्चों की एनर्जी को आपको चैनलाइज करना पड़ेगा, ये जन्म से ऐसे होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो इनको आपको पनिश नहीं करना कि इनको पनिश करके आपने बिठा दिया, नहीं, इनकी एनर्जी को आप चैनलाइज करो, इनको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दो, तुम राइटिंग का काम करो, तुम इधर उधर नहीं दौड़ो, तुम ये काम करो। ये एडीएचडी वाले बच्चे होते हैं जिनकी अटेंशन डेफिसिट होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? हाइपर एक्टिव होते हैं। और इसके फुल फॉर्म को ध्यान से याद करना, क्योंकि आपसे ऑप्शन में ही खेल जाता है, सिर्फ एक वर्ड बदल देगा और आप जल्दी में जो गलती करते हो वो ये गलती करते हो। यहाँ पर हाइपर एक्टिविटी की जगह कुछ भी दे देगा हाइपर से ही जुड़ा हुआ, और आप वहीं पर गलत कर आ जाते हो। आपको लगता है यार एडीएचडी की फुल फॉर्म मुझे आते आते क्वेश्चन गलत करके आते हो, ये नहीं करना है। सेरेबल पालिसी की ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आजकल सीटेट बहुत पूछ रहा है। फरवरी में भी जो क्वेश्चन हुआ था 5 से 6 क्वेश्चन है असर्शन रीजन के पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इंक्लूसिव एजुकेशन शुड नॉट फॉलो ए कंप्लीटली स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम फॉर ऑल द चिल्ड्रन। पहले आपको इंक्लूसिव एजुकेशन क्लियर होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, यानी समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। समावेशी शिक्षा क्या कहती है? कि एजुकेशन फॉर ऑल, हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, हर एक बच्चे को इक्विटी है, हर एक बच्चे को ये अधिकार है कि वो अपने अकॉर्डिंग सीख पाए। टीचर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चा इंपॉर्टेंट होता है, चाइल्ड इंपॉर्टेंट होता है, बच्चा किस तरीके से सीखना चाहता है ये इंपॉर्टेंट है, टीचर किस तरीके से सिखाना चाहता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? नॉट फॉलो ए कंप्लीटली स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। हर एक बच्चे के लिए जो करिकुलम, जो पाठ्यचर्या आप बना रहे हैं वो फिक्स नहीं होनी चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करने की बात करती है कि हर एक बच्चा दूसरे से डिफरेंट है, इसको आप ऑब्स्टेकल नहीं मानेगा, इसको आपको बच्चे को सिखाने के लिए इसको एज ए रिसोर्स यूज करना है। ये कोई भी बाधा नहीं है, ये कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। हर एक बच्चे के लिए सेम करिकुलम नहीं होना चाहिए। करिकुलम क्या होता है? हर एक वो चीज जो आपकी स्कूल की डेली एक्टिविटीज में शामिल होती हैं, चाहे वो आपका एकेडमिक्स है, चाहे वो आपका
को करिकुलर एक्टिविटीज है, यानी चाहे आपका स्पोर्ट्स है, चाहे आपका लैब वर्क है, चाहे आपका कोई एग्जीबिशन है, चाहे कोई कंपटीशन है, चाहे आपकी प्रेयर है, चाहे आपके रिसीज है, हर चीज करिकुलम का हिस्सा होती है। तो करिकुलम आपको फ्लेक्सिबल रखना है बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, जिस तरीके के बच्चे उसी तरीके का करिकुलम। रीजन क्या बताया इन्होंने, स्टैंडर्डाइजेशन मींस द सेम फॉर एवरीवन वेयर एज एवरी चाइल्ड हैज डिफरेंट लर्निंग नीड। बिल्कुल सही बात है, यानी मानकीकरण का तो मतलब क्या है कि आपने एक रूल बना दिया कि इस तरीके से आपको फॉलो करना है, जस्ट आप उसी के ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर बच्चा इंपॉर्टेंट है, तो आपका असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट नॉट ए बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। जेंडर है ये एक सामाजिक संरचना है, जैविक नहीं है। इसका रीजन क्या दिया, सोसाइटी एंड कल्चर डिटरमाइन वाइल विच रोल्स एंड बिहेवियर आर कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर ए पर्टिकुलर जेंडर। देखिए, दो अलग अलग चीजें होती हैं, क्या क्या, एक तो होता है आपका जेंडर और एक होता है आपका सेक्स। जो ये सेक्स है ये आपका जैविक प्रक्रिया है, ये आपके बायोलॉजिकल संरचना है, यानी भगवान ने आपको मेल बनाया है या फीमेल बनाया है। आपके शरीर में जो चीज है वो है आपके बायोलॉजिकल, यानी वो है आपकी जैविक, उसको हम कहते हैं सेक्स, ना कि जेंडर। तो जेंडर क्या होता है, जेंडर ये एक सामाजिक संरचना है, ये क्या है, एक सामाजिक संरचना है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो समाज के लोगों ने ही बनाई है। समाज के लोग ये बता रहे हैं कि अगर आप जो मेल और फीमेल है, यानी अगर आप पुरुष हैं तो आप ये काम करेंगे, आप स्त्री हैं तो आप ये काम करेंगे। ये जो रोल डिसाइड किए, जेंडर रोल जो डिसाइड किए, वो किसने किए हैं, समाज ने किए हैं, आपकी सोसाइटी ने किए हैं और आपके कल्चर ने किए हैं। हर एक समाज का, हर एक सोसाइटी, यानी हर एक कल्चर और हर एक सोसाइटी का अपने अपने नियम कानून कायदे होते हैं। एक सोसाइटी की जो जेंडर को लेके डेफिनेशन है वो अलग हो सकती है, और दूसरी सोसाइटी की जेंडर रोल्स को लेके जो डेफिनेशन है वो अलग हो सकती है। बहुत सारी सोसाइटियों में माना गया है कि जो फीमेल है वो घर पे रहेगी, बच्चे संभालेगी, घर का काम देखेगी, और जो पुरुष है वो बाहर जाएगा और ये काम करेगा। लेकिन दूसरी सोसाइटी में मेल और फीमेल दोनों बाहर जाकर काम कर रहे हैं, दोनों की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अपने अपने सोसाइटी, अपने अपने कल्चर के कुछ नियम कानून कायदे होते हैं। तो ये किसने बनाया है, समाज ने बनाया है। तो जेंडर क्या है, आपका सामाजिक संरचना है। तो ये क्या है, बोथ ए एंड आर आपका ट्रू है, और रीजन भी आपका सही है असर्शन के लिए। अब देखिए, माध्यमिक विद्यालय में लड़कियों को चुनौतीपूर्ण विषयों और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एक सेकेंडरी स्कूल की बच्चों की बात हो रही है, तो उन लड़कियों को, लड़कियों की बात हो रही है, लड़कियों को जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इंकरेज करना चाहिए। ये असर्शन है। रीजन क्या दिया, गर्ल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट करिकुलम बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक मेकअप। यानी गर्ल्स हैं, उनका अनुवांशिक बनावट ऐसी है कि वो कठिन पाठ्यचर्या को समझने में सक्षम ही नहीं होती। ये तो नेगेटिव चीज आ गई ना। यहाँ पर जहां पर भी आपको नोट मिले उसको आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि नोट है ये किसी भी ऑप्शन को लिमिट कर देता है। यहाँ पर पहली बात तो ठीक कही कि जो गर्ल्स हैं उनको आपको इनकरेज करना चाहिए कि किसी भी चुनौतीपूर्ण विषयों में पार्टिसिपेट करें। लेकिन ये कह रहा है कि अगर आपको उनको प्रोत्साहित करना है, इनकरेज करना है, लेकिन रीजन क्या कह रहा है कि गर्ल्स हैं वो कैपेबल ही नहीं होती, तो ये तो रीजन तो गलत हो गया। और ये रीजन गर्ल्स, ये किसको बढ़ावा दे रहा है, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा दे रहा है, जहां पर ये कहा जाता है कि अगर तुम गर्ल्स हो तो तुम ये काम नहीं कर सकती। ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होती है। आप बायोलॉजिकली जैसे बने हो वो डिफरेंस है, मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंस है, लेकिन जो हमारे समाज ने बनाया कि तुम लड़की हो इसलिए तुम ये नहीं कर सकते, या तुम ये मेल हो इसलिए तुम ये नहीं कर सकते, ये क्या है, आपकी सोशल कंस्ट्रक्ट है, और इसी को ही बढ़ावा देना, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा देना होता है। तो यहाँ पर असर्शन तो ठीक है, लेकिन रीजन आपका गलत है। ये देख लीजिए ऑप्शन कौन सा होगा, ए इज ट्रू बट आर इज
फॉल्स, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in a progressive classroom what is considered negative in the context of learning process? प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव क्लासरूम कौन सा है? आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, जहां पर लर्निंग बाय डूइंग की बात होती है। किसकी बात होती है? लर्निंग बाय डूइंग की बात होती है। और सबसे पहले प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था? ये जॉन डीवी ने दिया था कि बच्चों को करके सिखाएं, बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा, बच्चा जितना ज्यादा एक्टिव होगा लर्निंग उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन इस प्रोग्रेसिव क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में नेगेटिव क्या है, नकारात्मक क्या है? एक्टिव एक्सप्लोरेशन, ये तो पॉजिटिव है, होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इंक्वायरी एंड डिस्कशन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बच्चा कोई भी नई चीज सीख रहा है तो उसके स्टेप्स के बारे में जानना क्या होता है? इंक्वायरी करना होता है। और जहां पर भी उसे प्रॉब्लम आ रही है वो अपने पीयर्स के साथ, अपने टीचर के साथ डिस्कशन कर रहा है, ये भी ठीक है। रोट मेमोराइजेशन कहीं भी आपको दिख जाए, रोट मेमोराइजेशन कभी भी वो ठीक नहीं होगा। ये क्या हो गया? आपका गलत हो गया। चाहे आपको इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, चाहे प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही हो, चाहे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की, चाहे कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही हो, चाहे एनसीएफ 2005 की बात हो रही है, एनसीएफ 2023 की बात हो रही है, कहीं भी रोट मेमोराइजेशन सही नहीं होगा। बच्चों को रटवाना नहीं है। शेयरिंग द एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा ग्रुप में सीख रहा है तो अपने अनुभव शेयर कर रहा है, जितने ज्यादा वो अनुभव शेयर करेगा लर्निंग उसकी उतनी ही बेहतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन क्या है? डेवलपमेंट माइलस्टोन प्रोवाइड ओनली एन एवरेज इंडिकेशन, दे आर नॉट फिक्स्ड फॉर एवरी चाइल्ड। डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या होते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एक स्टेज की कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं कि बच्चा 12 से 18 महीने की उम्र में चलना सीख जाता है, ये क्या है? उसका माइलस्टोन है। बच्चा इन्फेंसी में एक दो वर्ड बोलने लग जाता है, ये इन्फेंसी का माइलस्टोन है बच्चे के लिए। बच्चे में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में होता है तो उसमें कंजर्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, ये माइलस्टोन होता है। एडोलेसेंस में जब बच्चा जाता है तो उसमें मेटाकॉग्निशन डेवलप हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, ये एडोलेसेंस का माइलस्टोन है। ये इन्हीं को ही हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन कहते हैं। all children develop at exactly the same rate and at the same age। जहां पर भी exactly same rate की बात हो रही हो वो ऑप्शन कभी ठीक नहीं होगा। हर एक बच्चा दूसरे से डिफरेंट है। बच्चे की जो डेवलपमेंट की रेट है वो डिफरेंट होती है, कभी भी सेम नहीं होगी। ना तो सभी बच्चों के लिए सेम मेथड यूज करना है, ना सभी बच्चों के लिए सेम करिकुलम यूज करना है, ना सभी बच्चे एक ही एज पर एग्जैक्ट पेस से, एग्जैक्ट रेट से वो डेवलप होते हैं। तो रीजन तो आपका गलत हो गया और असर्शन आपका बिल्कुल ठीक है। जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो भी आपको एग्जैक्ट एज नहीं कहते कि 12 महीने में या 13 महीने में या 14 महीने में बच्चा चलने लग जाएगा। वो हो सकता है 12 महीने में चले, कोई 14 में चले, कोई 18 में चले। वो एक एवरेज एज होती है जो पर्टिकुलर किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के लिए दी हुई होती है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका असर्शन तो ठीक है लेकिन आपका रीजन है ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज जेंडर? जेंडर पे हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस तरीके के सस्ते सवाल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये मत सोचना कि इतना इजी सवाल कौन पूछता है। आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जेंडर क्या है? एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what should be a teacher not, क्या है? not do with children with special needs during the inclusion। स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन कौन से होते हैं? हर वो बच्चा जो एवरेज बच्चों से, जो सामान्य बच्चों से अलग है। सामान्य बच्चे कौन से? जो दिखने में, जो सोचने में, जिनकी आईक्यू है वो 90 से 110 के बीच में होती है, ये सामान्य बच्चे होते हैं और ये लगभग 68% बच्चे होते हैं। तो ये स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं। जब ये इंक्लूजन कर रहे हैं, बच्चों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में ला रहे हैं, हर एक बच्चे को एक ही क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, तो क्या नहीं करना? शोइंग सिंपैथी एंड लोअरिंग देयर लेवल, प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, वैल्यूइंग देयर वॉइस। अब हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि जो स्पेशल बच्चे हैं, मान लीजिए किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा या कोई बच्चे को हियरिंग इंपेयरमेंट है, जिस बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा,
उस बच्चे के लिए हम सिंपैथी रख सकते हैं, हम सहानुभूति उसे दिखाएं कि चलो तुम ये नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, और उसका जो लेवल है उसको आप लोअर कर दें। हम अपने आप में महान बनने के लिए ये ऑप्शन टिक करके आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है, वो सीख लेगा, बस उसे सिखाने वाला चाहिए। यानी आपको अपनी टीचिंग मेथड में चेंज करना होगा, आपको अपनी टीचिंग स्टाइल में चेंज करना होगा। जो आप टीएलएम का यूज कर रहे हो उसमें आप चेंज करें, बच्चे के अकॉर्डिंग आप उसे सिखाओ, वो सब कुछ सीख लेगा। बच्चे में कहीं भी कोई भी कमी नहीं है। जो तुम्हें कमी दिखाई दे रही है वो कमी एक्चुअल में बच्चे में नहीं है। उस कमी से बच्चा इजीली ओवरकम कर पाएगा अगर टीचर उसे ढंग का मिल जाए, टीचर उसे सिखाने वाला मिल जाए। स्कैफोल्डिंग देना बिल्कुल सही बात है, आप बच्चे को स्कैफोल्ड करें। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? अस्थायी मदद होती है। जब बच्चा किसी भी चीज में परफेक्ट ना हो जाए तब तक एक अस्थायी, एक टेम्परेरी मदद बच्चे को दी जाती है, उसी को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग की बात है, ये कौन करते हैं? वाइगोस्की साहब करते हैं। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही बात है, आपको हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। वैल्यूइंग देयर वॉइस, हर एक बच्चे की वॉइस, चाहे वो बच्चा स्पेशल बच्चा है, चाहे नॉर्मल बच्चा है, चाहे गिफ्टेड बच्चा है। अच्छा, ये गिफ्टेड बच्चे क्या स्पेशल बच्चे होते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। इफ ए चाइल्ड इज एक्सपीरियंस्ड severe social deprivation in the early years, then even after getting a rich environment later, improvement in the some area may remain limited। यदि किसी बच्चे को शुरुआती वर्षों में, यानी मेनली बात की जाती है अर्ली चाइल्डहुड की, शुरुआती वर्षों का मतलब क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड होता है। अर्ली चाइल्डहुड में अगर बच्चे के सोशल एक्सपीरियंसेस उतने अच्छे नहीं रहे तो बाद में चाहे आप बच्चे को कितना अच्छा इन्वायरमेंट दे ले, लेकिन वो कमी है, कुछ क्षेत्रों में सुधार की हमेशा कमी रह ही जाती है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो अर्ली चाइल्डहुड वाला टाइम पीरियड है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है बच्चे के सामाजिक डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के सोशल डेवलपमेंट के लिए और बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का सोशलाइजेशन जिस भी तरीके का हुआ वो उसके लाइफ टाइम तक उसके पर्सनैलिटी में दिखाई देता है। पूरी तरीके से आप उसको नहीं ठीक कर सकते। असरसन तो आपका ठीक है। रीजन क्या है? देयर इज ए क्रिटिकल पीरियड और सेंसिटिव पीरियड इन द डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट इज ग्रेटेस्ट। हर एक स्टेज में कुछ करेक्टरिस्टिक ऐसी होती हैं, हर एक स्टेज है वो कुछ करेक्टरिस्टिक के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे मैंने अर्ली चाइल्डहुड के लिए बताया, बच्चे के सोशल डेवलपमेंट के और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अगर हम एडोलेसेंस की बात करें तो बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है एडोलेसेंस, यानी किशोर अवस्था वाला। तो आपका असर्शन भी ठीक है और आपका रीजन भी ठीक है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिफ्टेड चिल्ड्रन में ऑल्सो हैव लर्निंग डिसेबिलिटी सच एज डिसलेक्सिया एंड डिस्ग्राफिया। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, यानी ऐसे बच्चे जिनका आईक्यू 130 से अबू होता है, उन बच्चों में भी लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जा सकती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनमें भी लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जा सकती है, यानी उनको लर्निंग, पढ़ने में, रीडिंग में कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, उनको लिखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी देखा गया है कि जो बच्चों का आईक्यू बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ज्यादा हाई आईक्यू होता है, उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती। डिस्ग्राफिया का मतलब क्या है? जिसको राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, वो ऐसा लिखते हैं आपको समझ ही नहीं आता। जैसे डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो ऐसी राइटिंग में होता है, आपको समझ नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पर क्या होता है? डिस्ग्राफिया और डिस्ग्राफिया की बात हुई है और डिसलेक्सिया की बात हुई है, यानी उनको रीडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है और उनको लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। रीजन क्या है? द रिस्क ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी कैन एग्जिस्ट इन एनी चाइल्ड रिगार्डलेस ऑफ देयर आईक्यू। बिल्कुल सही बात है। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इसका आईक्यू से कोई भी लेना देना नहीं है।
जिस बच्चे का आईक्यू बहुत ज्यादा है उसको भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, नॉर्मल बच्चे को भी हो सकती है और रिटार्डेड बच्चे को भी हो सकती है। आजकल हम मेंटल रिटार्डेशन वर्ड यूज नहीं करते, हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यूज करते हैं। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 70 से कम होता है उन बच्चों को हम आईडी की कैटेगरी में रखते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आईडी यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड वाले बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि गिफ्टेड बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी ना हो, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए चाइल्ड विद ऑटिज्म इज नेगेटिव एंड मिसलीडिंग। ऑटिज्म की बात हम कर चुके हैं, ऑटिज्म का क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है, तो ऑटिज्म को आप ढंग से क्लियर कर लीजिए। ऑटिज्म क्या है? दे शो एडवांस्ड सोशल एंड इमोशनल स्किल्स। क्या वो सोशल और इमोशनल स्किल्स एडवांस दिखा रहे थे? नहीं, उनका सोशल कम्युनिकेशन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। नेगेटिव एंड मिसलीडिंग देखना है। दे डिसलाइक चेंजेस इन देयर रूटीन, उनको अपनी रूटीन में चेंजेस भी पसंद नहीं है, ये भी बात ठीक है। दे अवॉइड मेकिंग आई कॉन्टेक्ट, वो आई कॉन्टेक्ट भी नहीं करते, ये बात भी ठीक है। दे ऑफन रिपीट द सेम बिहेवियर, वो अपने व्यवहार को रिपीट करते हैं, ये बात भी ठीक है। तो इसमें गलत क्या है? नेगेटिव क्या है? एडवांस वाला गलत है। सोशल जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल है वो एडवांस नहीं होती। क्वेश्चन देखिए, वंचित परिवेश में आए बच्चे के समर्थ परिवेश में आने के बाद भी अनेक उनके सुधार में देरी हो सकती है। यानी पहले बच्चा है वो एक वंचित परिवेश से आया और बच्चों को फिर से अगर आप समर्थ परिवेश में ले आते हैं तो उसके आने के बाद भी उसके सुधार में देरी होती है। विकास के कुछ संवेदनशील अवधियां यानी सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं जहां शुरुआती सामाजिक अभाव का गहरा प्रभाव पड़ता है। बात बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। A teacher thinks about providing experiences to categorize things in the environment. Which intelligence does she possess according to Howard Gardner? गार्डनर है ये सीटेट के सबसे फेवरेट साइकोलॉजिस्ट है। हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी 8 टाइप की इंटेलिजेंस है, उनको सिर्फ आपको पढ़ना है, एक बार बस गो थ्रू करना है और 1 नंबर आपका पक्का होने वाला है। अगर आपको कहीं भी इस थ्योरी में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको ये थ्योरी वन शॉट में करवा दूंगी ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? देखो, सिर्फ आपको एक कीवर्ड पकड़ना है, क्या? पर्यावरण। जो प्रकृति से प्यार कर रहे हैं, जो पर्यावरण से प्यार कर रहे हैं, तो उनमें कौन सी बुद्धि होगी? पर्यावरण में क्या है? प्रकृति से प्यार, तो प्राकृतिक बुद्धि। लिंग्विस्टिक यानी जिसका भाषा को लेके कमांड बहुत अच्छी होती है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, जिसकी वोकैब बहुत अच्छी होती है। जब वो बात करते हैं तो नए नए वर्ड्स हर दिन उनकी बातों में आपको देखने को मिलते हैं। स्पाशियल इंटेलिजेंस यानी स्थानिक बुद्धि, जिसको स्थान को लेकर बहुत अच्छी इंटेलिजेंस होती है। आप इंटीरियर डिजाइनर को लेके आओ और उसे कहो कि ये खाली रूम है, इसको आपको डिजाइन करना है, तो वो अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लेता है, यहाँ अलमारी बनानी है, यहाँ ये बनाना है, यहाँ ये बनाना है। ये स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। जो मूर्तिकार हैं वो एक पत्थर से एक कितनी प्यारी मूर्ति बना देते हैं। और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है? जहां पर दो लोगों के बीच में संबंध की बात हो रही है। यहाँ पर दो आते हैं, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। इंट्रा इंट्रा यानी खुद के अंदर, और इंटर का मतलब जब दो लोगों के बीच में बात हो रही होती है। इस यहाँ पर जब कंफ्यूजन हो तो हिंदी का ऑप्शन देखना, आप वहां से निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड एन इफेक्टिव टीचर डू ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस? एक इफेक्टिव टीचर को लर्निंग प्रोसेस के दौरान क्या करना चाहिए? मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम चिल्ड्रन। भाई बच्चों से दूरी क्यों रखनी है? क्या दिक्कत है बच्चों से? बच्चों के तो साथ मिलकर आपको पढ़ाना है, ये तो नहीं करना है आपको। बच्चों के दैनिक जीवन और उनके सामाजिक सांस्कृतिक बैकग्राउंड से परिचित होना चाहिए। और ऑप्शन देखते हैं, सीखने की पूरी जिम्मेदारी केवल केवल नेगेटिव वर्ड है, हटा दो, आगे पढ़ना ही नहीं है। केवल रटने, ये भी नेगेटिव वर्ड है, हटा दो, ये भी नहीं करना। तो करना क्या है कि बच्चों के दैनिक जीवन, बच्चों का जो भी दैनिक जीवन है और उनके जो सामाजिक सांस्कृतिक बैकग्राउंड है उससे टीचर को परिचित होना चाहिए। अब आप कहोगे कि बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक बैकग्राउंड से टीचर का क्या लेना देना? टीचर को बच्चे को पढ़ाना है, चुपचाप पढ़ाए और चला जाए।
नहीं, ऐसा नहीं करना। जब तक आपको बच्चे की हर एक चीज़ नहीं पता, जब तक आपको ये नहीं पता बच्चा कौन से समाज से, कौन से सोसाइटी के से है, तो आप बच्चे की लर्निंग को एनहांस कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि बच्चे की लर्निंग को सिर्फ़ टीचर ही गाइड नहीं कर रहा। सिर्फ़ यही नहीं होता कि टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा पढ़ ले रहा है। जो भी बच्चे से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, वो कौन सी समाज का है, कौन सी सोसाइटी का है, उसके माता पिता का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उसके घर का माहौल कैसा है, घर में कितने बच्चे हैं, ये सब चीजें टीचर को पता होनी चाहिए। ये सब चीजें जब टीचर को पता होंगी, तभी वो उस बच्चे को उसके अकॉर्डिंग पढ़ा पाएगा। ये कुछ 15 क्वेश्चन थे जो हमने किए। आपको हर दिन 2 से 3 वीडियो मिल रही हैं 15-15 क्वेश्चन की। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।